हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूटेरिया। मैं प्रेम कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में, जिसमें हम लोग बिहार स्पेशल के अंतर्गत करेंगे बिहार का भौतिक विभाजन। बिहार के भौतिक विभाजन जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर हम बिहार के भौगोलिक संरचना को अगर बेहतर रूप से समझ लेते हैं तो बिहार के अन्य जो महत्वपूर्ण ज्योग्राफिकल पार्ट्स है उसको समझना आसान हो जाएगा। इसके अलावा हम बिहार के अगर नदियों के बारे में, मिट्टी के बारे में, जलवायु के बारे में, खनिज संसाधन के बारे में, कृषि के बारे में अगर पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि बिहार के भौतिक संरचना को और भौतिक विभाजन को आप अच्छे से समझ लें। तो आज हम लोग भी मुख्य रूप से बात करने वाले हैं बिहार के भौतिक विभाजन के बारे में और क्या क्या है इसके अंतर्गत। आइए उसको थोड़ा सा देखते हैं, फिर हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करेंगे। आज के वीडियो में हम लोग जो मुख्य रूप से देखने वाले हैं, इसमें हम लोग बिहार के भौतिक विभाजन के कौन कौन से पार्ट हैं, किस किस पार्ट में ये बटे हुए हैं, इसके अलावा इसके महत्वपूर्ण फीचर्स को मैप के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा बिहार के विभिन्न पीसीएस एग्जाम में जो क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे गए हैं, रिसेंट के एग्जाम में बीपीएससी में पूछे गए हों या अलग अलग एग्जाम में पूछे गए हों, उनको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि कैसे इस चैप्टर को पढ़ने के बाद इस क्वेश्चंस को सॉल्व किया जा सकता है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के इस सेगमेंट को और आते हैं सबसे पहले पार्ट की ओर। और आज हम लोग स्टार्ट करते हैं बिहार का भौतिक विभाजन। इसके अलावा ये जो पढ़ाया जाएगा इसका पीपीटी या पीडीएफ फॉर्म में आपको प्रोवाइड किया जाएगा। इसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल एडुटेरिया टेस्ट सीरीज पर जुड़ सकते हैं, जहां पर इसके पीडीएफ जो है वीडियो के साथ अवेलेबल करा दिए जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं और आते हैं सबसे महत्वपूर्ण बिंदु की ओर। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो बिहार के भौतिक संरचना को 3 भागों में बांटा जाता है। आपको पता है कि जहां हमारा बिहार स्थित है, इस बिहार के अगर ज्योग्राफिकल पार्ट में देखें तो मुख्य रूप से उत्तर में जो है वो हिमालयन पर्वत क्षेत्र का अवस्थिति है। दक्षिण भाग में देखें तो पठारी भाग जो है वो मुख्य रूप से है। इसके अलावा इस तरफ पश्चिम बंगाल है जहां पर एक मैदानी इलाका है और इस तरफ यूपी है जहां पर मैदानी इलाका है। तो यानी ये जो हमारा ज्योग्राफिकल एरिया है, अगर इसको हम लोग समझेंगे तो पाएंगे कि बिहार मुख्य रूप से 3 क्षेत्रों में बटा हुआ है। उत्तर में जो मुख्य रूप से भाग है वो पर्वतीय और तराई क्षेत्र का भाग है। दूसरा जो मिडिल पार्ट है, जो बिहार का सबसे बीच वाला हिस्सा है, वो एक मैदानी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और तीसरा जो झारखंड से सटा हुआ हिस्सा है वो हमारा पठार क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो यानी बिहार का जो ज्योग्राफिकल स्वरूप है उसे हम लोग 3 भागों में बांट करके पढ़ेंगे। इसके डिटेल्स पार्ट को देखेंगे कि कैसे यहाँ से विभिन्न पॉइंट्स निकल करके सामने आते हैं। अब ये अगर हम मैप को देखें तो ये बिहार का मैप आपको दिखाई दे रहा है। अब इस मैप पे थोड़ा सा हम लोग इसके ज्योग्राफिकल पार्ट को समझ लेते हैं, फिर इसके इंपॉर्टेंट पार्ट्स क्या है जिसे याद रखना जरूरी है उस पर आते हैं। बिहार का जो उत्तरी हिस्सा है यहाँ पे है नेपाल, और नेपाल जो है ये हिमालय पर्वत की श्रृंखला से सजा हुआ है। और इसमें जो बिहार के सीमावर्ती क्षेत्र से जो हिमालय की श्रृंखला गुजरती है उसको हम लोग शिवालिक श्रेणी कहते हैं। और उसी शिवालिक श्रेणी का कुछ अंश जो है हमारे पश्चिमी चंपारण क्षेत्र में जो है वो बिहार को टच करता है। ऐसे में ये एरिया जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, जहां पर हम देख पाते हैं कि इसका कौन सा हिस्सा पाया जाएगा, पर्वतीय या तराई क्षेत्र जो है यहाँ पर देखने को मिलता है। तो पर्वतीय या तराई क्षेत्र जो है वो मुख्य रूप से बिहार के खास करके उत्तर पश्चिम क्षेत्र में देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर बात करें तो दक्षिण में ये हिस्सा जो देख रहे हैं ये पठारी क्षेत्र है। इसके अलावा ये भी पठारी क्षेत्र है, लेकिन इन दोनों पठारी क्षेत्रों में कुछ डिफरेंस है जिसे हम लोग आगे समझेंगे। इसके अलावा जो ये बीच का पूरा भाग आप देख रहे हैं ये है मैदान, और यह मैदान है। और मैदानों के बारे में आप लोगों ने डिटेल में पढ़ा है कि मैदानों की संरचना जो है वो मुख्य रूप से नदियों के माध्यम से होती है। और आप अगर बिहार को अच्छे ढंग से समझते हैं तो ये जानते होंगे कि यूपी से जैसे गंगा नदी बिहार में प्रवेश करती है और इस तरह से वह बिहार के बाहर जाती है, तो इस क्रम में गंगा नदी मुख्य रूप से बिहार को 2 भागों में विभाजित कर देती है। इस ऊपर वाले भाग को हम लोग उत्तर गंगा मैदान कहते हैं या उत्तर का बिहार का मैदान कहते हैं। इसके अलावा नीचे वाले भाग को दक्षिण गंगा का मैदान कहेंगे। अब दक्षिण का मैदान और उत्तर के मैदान, कुछ बेसिक डिफरेंस इन दोनों क्षेत्रों में भी देखने को मिलते हैं।
अब ये जो गंगा नदी बीच से क्रॉस करती है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये एरिया जो है वो ऊंचा क्षेत्र होगा और ये एरिया नीचा क्षेत्र होगा। यही कारण है कि गंगा नदी का जो फ्लो है वो इस तरह से यूपी से पश्चिम बंगाल की दिशा में होता है। इसके अलावा हिमालयन क्षेत्र से जो नदियां निकलती हैं वो आकर के मिल जाती है कहाँ, बिहार के इस गंगा नदी में। और गंगा नदी में इसलिए मिलती है क्योंकि हिमालयन क्षेत्र की जो ऊंचाई होती है वो अधिक होती है और हमारा जो बिहार का जो हिस्सा है बीच वाला, ये थोड़ा सा डाउन हिस्सा है। तो इसलिए उत्तर से कोई भी नदियां जब चलती हैं तो वो आकर के गंगा में मिल जाती है। सेम उसी तरह से इस पठारी भाग से जो नदी आती है, इस पठारी भाग से आने वाली नदियां भी आकर के गंगा नदी में मिलती है। तो इससे क्या स्पष्ट होता है कि ये जो झारखंड का पठारी क्षेत्र है ये ऊंचा है और ये वाला हिस्सा डाउन है। यानी बिहार के अगर हम भौगोलिक संरचना को देखेंगे तो इस प्रकार का कुछ शेप बनेगा, यानी दोनों किनारे उठे हुए हैं और बीच वाला भाग जो है वो डाउन है। और बीच वाला भाग किस तरफ से किस तरफ डाउन है, तो लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ जो है ये डाउन है। यही कारण है कि जो नदियां बनती हैं वो यूपी से बंगाल की ओर जाती है, नेपाल से मध्य बिहार की ओर आती है और झारखंड से मध्य बिहार की ओर आती है। तो नदियों का शेप भी बिहार के इस भौगोलिक संरचना को ही दर्शाता है और भौगोलिक संरचनाओं के कारण ही ऐसा हो पाता है। अब इसको थोड़ा सा और डिटेल में हम लोग चलते हैं और इसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। आइए हम लोग समझते हैं कि जो हमारा बिहार का जो ये 3 पार्ट बना, जिसमें हमने पर्वतीय तराई क्षेत्र देखा, इसके अलावा मैदानी भाग देखा, इसके अलावा हमने पठारी भाग देखा, इनमें क्या डिफरेंसेस है। उत्तर में जो हम लोग पर्वतीय भाग देखा उसे हम लोग 3 वर्गों में विभाजित करते हैं। बिहार के मैप में जो आपने देखा, जो उत्तर में हिमालय का टच है, उसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट है सोमेश्वर श्रेणी या सोमेश्वर श्रेणी। यह बिहार का सबसे ऊंचा पर्वत श्रेणी भी है। इसकी ऊंचाई लगभग 874 मीटर है, जो कि बिहार की सबसे ऊंची चोटी श्रेणी है। इससे भी रिलेटेड बीपीएससी में क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसके अलावा इस श्रेणी के बगल का जो क्षेत्र जो हल्का उठा हुआ भाग है उसे रामनगर दून और उसी के पास के क्षेत्र को दून घाटी कहा जाता है। इस प्रकार से ये जो पर्वतीय क्षेत्र है इसको हम लोग 3 वर्गों में विभाजित करते हैं। पहला पार्ट हो जाता है सोमेश्वर श्रेणी, दूसरा रामनगर दून और तीसरा दून घाटी। दून या रामनगर दून जो होते हैं वो 2 पहाड़ियों के बीच का जो मैदानी इलाका होता है उसे हम लोग दून के नाम से जानते हैं, जैसे देहरादून और अन्य दून के नाम आप पहले से जानते होंगे। उसी प्रकार से बिहार में जब हिमालय श्रेणी की ढलानें हैं, उस ढलान वाले ऊंचाई वाले हिस्से को हम लोग सोमेश्वर श्रेणी के नाम से जानते हैं। उसके नीचे जो मैदानी क्षेत्र उसके पास के हैं उसे हम लोग रामनगर दून या दून घाटी के नाम से जानते हैं। तो हम अगर इस क्षेत्र को बांटेंगे तो 3 हिस्सों में तोड़ सकते हैं, इसे याद रखना है। इसके अलावा आते हैं हम लोग मैदानी भाग की ओर, जो कि मुख्य रूप से बिहार का सबसे बड़ा हिस्सा अगर कोई है तो वो मैदान है। बिहार का लगभग 95 से 96% जो हिस्सा है यह मैदानी क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जबकि पर्वतीय क्षेत्र जो है वो 1% से भी कम है। यानी 1% से भी कम क्षेत्र में ये पर्वतीय हिमालय श्रेणी का हिस्सा देखने को मिलता है, जबकि जो पठारी हिस्सा है ये लगभग 4% के आसपास है, जो दक्षिण बिहार में मुख्य रूप से पाया जाता है। अब अगर हम मैदानी हिस्से को देखें तो हमने अभी देखा कि इसको 2 भागों में बांटते हैं, उत्तर गंगा का मैदान और दक्षिण गंगा का मैदान। उत्तर गंगा के मैदान की कुछ अपनी क्वालिटी होंगी और दक्षिण गंगा के मैदान की कुछ अपनी क्वालिटी होंगी। तो आइए थोड़ा सा इसको समझने का प्रयास करते हैं। अब इसको हम थोड़ा सा मैप पे समझाएंगे, थोड़ा इसको देख लेते हैं, फिर उसके बाद मैप की ओर चलेंगे। उत्तर गंगा के मैदान में सबसे इंपॉर्टेंट है घाघरा गंडक दोआब। घाघरा गंडक दोआब जो है वो घाघरा नदी और गंडक नदी के बीच के हिस्से को कहते हैं। दोआब का मतलब होता है 2 माने 2 और आब का मतलब होता है पानी। यानी अगर हम 2 पानी वाले हिस्से यानी नदियों के बीच की भूमि को देखते हैं तो उसे हम लोग दोआब कहते हैं। तो घाघरा नदी जो कि यूपी के साथ बिहार की सीमा निर्धारित करती है और बाद में गंडक नदी, इन दोनों क्षेत्रों के बीच का जो मैदानी इलाका है उसे हम लोग घाघरा गंडक दोआब कहते हैं। यह बहुत ही उपजाऊ क्षेत्र है। आपको पता भी है कि उत्तर बिहार मुख्य रूप से खाद्यान्न उत्पादन और अनाज उत्पादन के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है। ऐसे में ये दोआब जो है मुख्य रूप से अनाज उत्पादन के लिए जाना जाता है। दूसरा है गंडक नदी से लेकर के कोसी नदी के बीच का दोआब।
कोसी नदी आप जानते हैं कि सुपौल क्षेत्र से निकल करके गंगा नदी में मिल जाती है। ऐसे क्रम में गंडक से लेकर के कोसी के बीच का जो क्षेत्र है, उपजाऊ क्षेत्र, मैदानी क्षेत्र, उसे हम लोग गंडक कोसी दोआब कहते हैं। और कोसी से लेकर के महानंदा, जो कि पूरे किनारे पर किशनगंज में स्थित है हमारा महानंदा, जो कि बिहार का सबसे पूर्वोत्तर नदी में से एक है, वो कोसी और महानंदा के बीच के क्षेत्र को हम लोग कोसी महानंदा दोआब कहते हैं। आइए इसको थोड़ा सा मैप पे अगर हम लोग देखना चाहें तो देख सकते हैं। यहाँ पर अगर जो नदी आती है ये हो जाती है घाघरा नदी। इस घाघरा नदी से यहाँ से निकल करके आती है गंडक। तो इस थोड़ा सा इसको हम लोग क्लीन कर लेते हैं। ये बीचों बीच जो नदी जा रही है ये जा रही है गंगा नदी। यहां पे आ गई घाघरा नदी। यहां यूपी के साथ बॉर्डर बनाते हुए बिहार में प्रवेश करती है और इस तरह से आकर के पटना के पास यह गंगा नदी में मिल जाती है। यह है गंडक नदी। और इन दो नदियों के बीच का ये जो क्षेत्र आप देख रहे हैं ये है घाघरा गंडक दोआब। इसके अलावा यहाँ पर कोसी नदी आती है और कोसी नदी और गंडक नदी के बीच के क्षेत्र को हम ये जो मैदानी हिस्सा देख रहे हैं इसको हम लोग कहते हैं गंडक कोसी दोआब। इसके अलावा यहाँ से प्रवेश करती है महानंदा नदी, जो कि गंगा में आकर के मिलती है। तो महानंदा के बीच क्या जो क्षेत्र हो जाता है ये हो जाता है कोसी महानंदा दोआब। तो यानी जो 95% हमारे बिहार का भाग है वो है मैदानी इलाका। इस मैदानी इलाकों के उत्तर वाले पार्ट को हम लोग 3 छोटे छोटे दोआब पार्ट में बांट सकते हैं। उसी प्रकार से नीचे के जो हमारा हिस्सा है उसे भी दक्षिण गंगा के मैदान को हम लोग 3 दोआबों में बांटते हैं। एक है गंगा सोन दोआब, दूसरा है मगध का मैदान और तीसरा है अंग का मैदान। अब ये तीनों पॉइंट याद रख सकते हैं, गंगा सोन दोआब, मगध का मैदान और अंग का मैदान। इसको भी समझ लेते हैं मैप पे। ये गंगा यहाँ से सोन नदी आती है और इस तरह से दानापुर के पास आकर के गंगा नदी में मिल जाती है। तो ये जो हिस्सा है इसी को हम लोग गंगा सोन दोआब क्षेत्र के नाम से जानते हैं। इसके अलावा प्राचीन समय में आप मगध साम्राज्य के बारे में आपने पढ़ा है हिस्ट्री में, जो गया से लेकर के पटना तक का क्षेत्र था। ये जो है ये पूरा का पूरा इलाका मगध दोआब के यानी मगध क्षेत्र के मैदानी इलाकों के रूप में जाना जाता है। इसके अलावा जो मध्य भागलपुर का क्षेत्र था वो प्राचीन काल में अंग कहलाता था, अंग महाजनपद, और इसी कारण से ये हिस्सा जो है ये कहलाता है अंग का मैदान। इस प्रकार से दक्षिण बिहार में ये सोन और गंगा के क्षेत्र, ये मगध का और ये अंग का क्षेत्र कहा जा सकता है। इन तीनों के अपने अपने कुछ क्वालिटी है। क्वालिटी किस आधार पे है आइए उसको भी हम लोग थोड़ा सा जानेंगे। उसके बाद आते हैं हम लोग तीसरे पार्ट, जो कि हमारा पठारी हिस्सा है, जो लगभग 3 से 4% के बीच का हिस्सा होता है। और ये हमारा पठार क्षेत्र मूल रूप से अगर कहीं फैला हुआ है तो आइए इसको थोड़ा सा देखें। ये आप जो देख रहे हैं नीचे वाला पार्ट, ये जो है ये पठारी हिस्सा का पार्ट आता है। यहाँ पे 2 जिले हैं, मुख्य रूप से कैमूर और रोहतास। ये 2 जिलों में कुछ अलग तरह की पठारी पाई जाती है और बाकी हिस्सों में कुछ अलग तरह के पठार पाए जाते हैं। उसको भी हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं। पठार में अगर बात करें तो राजमहल की पहाड़ियां, जो कि आपको राइट साइड में दिखाई दे रही थी, और कैमूर की पठारी जो कैमूर और रोहतास क्षेत्र में पाए जाते हैं उनको कहते हैं। इसके अलावा राजगीर, खड़गपुर, जमुई, बराबर की गुफाएं आदि सभी जो हैं यह राजमहल की पहाड़ियों के तहत ही आते हैं। तो ये वाला हिस्सा जो है वो इस पहाड़ियों के श्रेणी के अंतर्गत आएंगे, जबकि कैमूर का जो पठार क्षेत्र होगा वो कैमूर और रोहतास में पाया जाएगा। उसकी कुछ स्पेशल क्वालिटीज होंगी। चलिए उसको थोड़ा सा समझते हैं। ये हमारा मैप है। इस मैप को अगर आप देख लेंगे तो काफ़ी कुछ आपका क्लियर हो जाएगा। आइए इसको थोड़ा सा समझते हैं। बिहार के जब भौगोलिक संरचना की निर्माण शुरू हुई तो सबसे प्राचीन स्थलाकृति अगर बिहार में कुछ है तो ये जो आपको ब्लैक से दिख रहा है ये पहले नंबर पे है। ये क्या है तो इसको हम लोग कहते हैं आर्कियन युग में बना हुआ पहाड़ी श्रृंखला। इसे धारवाड़ चट्टाने या धारवाड़ पहाड़ियां भी कहते हैं। इसके अंतर्गत जितने भी जिले हैं कैमूर और रोहतास को छोड़कर सभी शामिल हो जाते हैं। जो भी पहाड़ियां दक्षिण बिहार में आपको दिखाई देंगी, चाहे वो शेखपुरा की हो, जमुई
की हो, गया की हो, औरंगाबाद की हो, सभी पहाड़ियां जो है वो मूल रूप से धारवाड़ क्रम की चट्टानों के अंतर्गत आते हैं और यही इसका उदाहरण है। ये सबसे प्राचीन बिहार की स्थलाकृति है, यानी कई बार एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि बिहार की सबसे प्राचीनतम पहाड़ी कौन सी है, तो बिहार वाले हिस्से में ये जितने भी हैं ये एक ही श्रेणी क्रम के हैं और एक ही समय के प्राचीन भी हैं। दूसरे नंबर पे आता है ये वाला, जो कि मुख्य रूप से विंध्य पहाड़ी यानी विंध्याचल की जो पहाड़ी श्रृंखला है उसका अंश है, जो कि बिहार तक विस्तृत है और बिहार के मूल रूप से कैमूर और रोहतास जिले में पाया जाता है। ये पहाड़ी और ये पहाड़ी जो आपने पढ़ा अभी धारवाड़ के, दोनों में अंतर होते हैं। धारवाड़ पहाड़ी जो है मुख्य रूप से पत्थर उत्पादन के लिए जाने जाते हैं, उनमें खनिज तत्व तो बहुत ही कम पाए जाते हैं, जबकि ये जो आपने पढ़ा रोहतास और कैमूर के क्षेत्र में विंध्य पहाड़ियाँ, ये विंध्य पहाड़ियाँ अपने चूना पत्थर और खनिज के लिए जाने जाते हैं। स्पेशली चूना पत्थर जो है यहाँ का मूल खनिज माना जाता है और इसी कारण से यहाँ पर सीमेंट की फैक्ट्री भी लगाई जाती है। तो ये आपका जो दूसरा श्रेणी आया। तीसरा जो हमारा श्रेणी है वो है हिमालय से सटा हुआ पर्वतीय क्षेत्र। क्यों है ऐसा, इसको समझिए। चूंकि आपको पता है कि विश्व के सबसे नवीनतम पर्वत श्रृंखलाओं में शामिल है हिमालय, जो सबसे लास्ट में बना था। उसके भी सबसे लास्ट वाला हिस्सा कौन था, तो ये था शिवालिक। और चूंकि हमारा जो यह पर्वतीय क्षेत्र है यह शिवालिक पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जिसके कारण यह सबसे नवीनतम पहाड़ी क्षेत्र है जो बिहार में स्थित है। और मूल रूप से यह कहां पाया जाता है, तो वेस्ट चंपारण, पश्चिमी चंपारण क्षेत्र में यह स्थित है। तो तीसरा हमारा जो है वो ये है, जो कि टर्शियरी युग में बना था, सोमेश्वर क्षेत्र की पहाड़ी, जो कि हिमालय पर्वत श्रृंखला का अंश है। और सबसे नवीनतम जो बिहार में है वो है मैदानी इलाका। मैदानी इलाका इसलिए नवीनतम है क्योंकि आप जानते हैं कि मैदानी इलाकों का निर्माण हमेशा नदियों द्वारा होता है। तो जो हिमालय से चली नदियां, उन्होंने अपने साथ छोटे छोटे महीन कण लेकर के आए और इस इलाके में बिछा दिए। उसी प्रकार से इस तरफ की नदियों ने जो छोटे छोटे महीन कण लाए वो इस हिस्से में बिछा दिए और धीरे धीरे करके हजारों करोड़ों साल लगे इस मैदान को बनने में। फिर भी सबसे नवीनतम पार्ट अगर बिहार का कोई है तो वो है मैदानी हिस्सा। तो अब आपको याद रख लेना है कि कौन सा एरिया किसके अंतर्गत आता है। आर्कियन युग या धारवाड़ क्रम के चट्टानों के अंतर्गत कैमूर और रोहतास को छोड़ करके बाकी सभी आ जाएंगे, जैसे गया, मुंगेर, शेखपुरा, राजगीर, खड़गपुर, ये सभी आ जाएंगे मूल रूप से धारवाड़ क्रम की चट्टानों के अंतर्गत। विंध्याचल श्रेणी से जुड़े हुए में विंध्य चट्टानों में कैमूर और रोहतास मूल रूप से आएंगे। इसके अलावा अगर बात करें तो तीसरा जो है वो टर्शियरी युग के चट्टान में हिमालय से जुड़ा हुआ क्षेत्र, जो कि सोमेश्वर पहाड़ी और रामनगर दून का जो क्षेत्र है वो सम्मिलित होगा। और चौथा जो कि सबसे नवीनतम है वो है क्वाटरनरी युग का बिहार का मैदानी भाग। तो ये बहुत ज़रूरी है याद रखना। अभी जब हम लोग क्वेश्चन पार्ट पे आएंगे तो अब आपको समझ में आएगा कि इसी सेक्शन से बीपीएससी में कम से कम 3 से 4 प्रश्न जो है वो पूछे गए हैं। अब थोड़ा सा आते हैं और हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि ये जो उत्तर का मैदान हम लोगों ने पढ़ा और दक्षिण का मैदान पढ़ा, इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है, इन दोनों में क्या कुछ बेसिक अंतर भी देखने को मिलता है। तो सबसे पहला कारण अंतर देखने को मिलता है बाढ़। उत्तर बिहार जो है वो अपने बाढ़ जैसी गंभीर आपदा के लिए जाना जाता है और बाढ़ की विभीषिका के लिए जाना जाता है। इसका मूल कारण है कि जो उत्तर से जो भी नदियां आती हैं वो हिमालयन नदी आती है और हिमालयन नदी में क्या होती है कि जल की मात्रा वर्षा के दिनों में काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, न केवल वर्षा से बल्कि हिमालय पर होने वाली वर्षा के कारण, जिसके कारण वो बहुत तेज़ी से आती हैं और वो बाढ़ का कारण बनती है। अगला चैप्टर जो हम लोग पढ़ने वाले हैं उसमें नदी, झील और अलग अलग जो हमारे क्षेत्र है, जैसे झील के बाद जलप्रपात और आदि एरिया हैं, उनके बारे में जब हम पढ़ेंगे तो उसमें और डिटेल में हम लोग नदियों के बारे में पढ़ेंगे। अदरवाइज जो उत्तर बिहार है वो सबसे ज़्यादा फेमस किस लिए है, तो वो बाढ़ के कारण है। दूसरा है, चूंकि ये प्रतिवर्ष बाढ़ आते हैं और मैदानी इलाका है तो इस इलाके में जो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है वो काफ़ी ज़्यादा प्रचुर मात्रा में पाई जाती है और ये जलोढ़ मिट्टी में मुख्य रूप से जो खादर मिट्टी होती है वो
अधिक है। आप पढ़े भी होंगे कि जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है उसको हम लोग बांगर कहते हैं और जो सबसे नवीन होती है उसको हम लोग खादर कहते हैं। तो खादर मिट्टी जो है उसकी प्रधानता होती है। और ये जो जलोढ़ मिट्टी और खादर मिट्टी होती है ये फसलों के उपज के लिए सबसे बेस्ट मिट्टी होती है। इसमें नाइट्रोजन की भले ही कमी होती है लेकिन फास्फोरस आदि काफ़ी प्रचुर मात्रा में होते हैं, जिसके कारण ये सबसे उपजाऊ माने जाते हैं। और खास करके जो खाद्यान्न फसल होते हैं जिसमें गेहूं, चावल, मक्का आदि शामिल होते हैं, इसके उत्पादन के लिए काफ़ी ज़्यादा जाने जाते हैं। यही कारण है कि ये फसलों की दृष्टि से उत्तर बिहार का क्षेत्र ज़्यादा समृद्ध माना जाता है। तीसरा है कि उत्तर क्षेत्र में अगर कोई नदी है तो वो कौन कौन सी है, तो गंडक नदी, घाघरा नदी, बूढ़ी गंडक नदी, बागमती, कोसी, महानंदा, ये कुछ फेमस नदियां हैं जो उत्तर बिहार में देखने को मिलती हैं। ये सभी नदियां बाढ़ का कारण बनती है। सभी नदियों में बहुत तेज जल प्रवाह होता है बाढ़ के दिनों में, जिसके कारण ये बाढ़ की विभीषिका लाते हैं। नदी चैप्टर में हम लोग इसको और डिटेल में पढ़ेंगे। बिहार का जो सबसे मैक्सिमम क्षेत्र है ये उत्तर बिहार में ही आता है। लगभग बिहार का 62% हिस्सा जो है वो उत्तर बिहार का मैदानी हिस्सा ही है। तो यानी एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो उत्तर बिहार का मैदानी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इसके अलावा यहाँ पर चौर, मन और दियरा क्षेत्र पाए जाते हैं। क्या होते हैं, इनके परिभाषाओं से भी कई बार बीपीएससी में क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे चौर क्या हो जाता है कि अगर बारिश के दिनों में छिछला पानी खेतों में लग जाता है, वैसे क्षेत्रों को हम लोग चौर कहते हैं। इसको आम बोलचाल की भाषा में चौर कहा जाता है, जहाँ पे छिछले पानी लगे होते हैं बारिश के दिनों में। लेकिन कई बार क्या होता है कि नदियां जब गमन करती हैं, अगर हम लोग बात करें उत्तर बिहार की नदियों की, तो उत्तर बिहार की नदियां बहुत तेज गमन करती है। तो छोटी छोटी इस तरह से मार्केटिंग बनाते हुए टेढ़ी सांप की तरह जाती है। लेकिन कभी पानी का फ्लो बहुत ज़्यादा तेज आ जाता है तो ये नदियाँ रास्ता बदल देती हैं और ये छोटी छोटी जो चाप है इसको छोड़ देती हैं, जिसको हम लोगों ने पढ़ा भी होगा कि ये झील का रूप ले लेती। तो इस तरह से ये अगर इलाका जो है यहाँ से नदी से कट करके इधर हट जाता है और इसमें पानी जमा होने लगता है, तो ये मन या झील का रूप ले लेती हैं। और इस तरह के मन और झील पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण क्षेत्र में बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। कोसी क्षेत्र में भी ऐसे छोटे छोटे झील काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा दियरा क्षेत्र की बात करें तो जब कोई जलीय क्षेत्र होता है और जलीय क्षेत्र में अगर हम देखें तो अगर जलीय क्षेत्र है और उस जलीय क्षेत्र के बीच में कोई उठा हुआ भाग है और उस उठे हुए भाग को ही हम लोग दियरा क्षेत्र के नाम से जानते हैं। यानी चारों तरफ से जल है और बीच में उठा हुआ क्षेत्र है तो उसी को हम लोग दियरा क्षेत्र कहते हैं। बड़े संदर्भों में हम लोग इसे समुद्र में टापू के रूप में जानते हैं या द्वीप के रूप में जानते हैं। यही नदीय क्षेत्र में हम लोगों का दियरा क्षेत्र कहलाता है। तो उत्तर बिहार में कुछ इस प्रकार की स्थिति ज़्यादा देखने को मिलती है। अब आइए थोड़ा सा हम लोग दक्षिण बिहार की ओर चलते हैं और दक्षिण बिहार के बारे में भी समझने का प्रयास करते हैं। दक्षिण बिहार जो है वो सूखा से अधिक प्रभावित होता है, क्योंकि दक्षिण बिहार का जो मुख्य रूप से जो तटीय क्षेत्र है जो कि झारखंड से सटा हुआ क्षेत्र है, उन क्षेत्रों में बारिश की मात्रा यानी वर्षा की मात्रा काफ़ी कम होती है। जैसे आप पढ़ते हैं कि औरंगाबाद क्षेत्र में सबसे कम बारिश होती है, गया में टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा हाई रहता है, जबकि किशनगंज में सबसे ज़्यादा बारिश होती है। तो यानी ये उत्तर का क्षेत्र जो है वो वर्षा भी अधिक प्राप्त करता है, बाढ़ भी अधिक प्राप्त करता है, नदियों का जल भी अधिक प्राप्त करता है। लेकिन दक्षिण बिहार में वर्षा की मात्रा कम होती है, जिसके कारण यहाँ पर सूखे जैसी स्थिति बनती है और बाढ़ कम आते हैं। इसके अलावा जो यहाँ की मिट्टी है वो जलोढ़ है, लेकिन जलोढ़ में भी यहाँ मुख्य रूप से खादर नहीं बल्कि बांगर मिट्टी पाई जाती है, क्योंकि यहाँ प्रतिवर्ष बाढ़ नहीं आते हैं, जिसके कारण मिट्टी पुरानी हो गई है और वो बांगर मिट्टी की श्रेणी में आते हैं। बांगर मिट्टी में खाद्यान्न फसल तो होते हैं, लेकिन खाद्यान्न फसलों के साथ साथ मोटे अनाज और दलहन यहाँ ज़्यादा देखने को मिलते हैं, जबकि जो नालंदा और अन्य क्षेत्र है वहाँ सब्जी की खेती काफ़ी अधिक देखने को मिलती है। तो यानी जो दक्षिण बिहार है वो खाद्यान्न फसल के साथ साथ आपको मोटे अनाज और सब्जी के उत्पादन के लिए भी जाना जाता है। बात करें दक्षिण बिहार की प्रमुख नदियों की तो कर्मनाशा, सोन नदी, पुनपुन नदी, फल्गु नदी आदि जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण नदियां हैं जो कि दक्षिण बिहार से होकर के आकर के गंगा नदी में मिल जाती है। दक्षिण बिहार में जो है वो टाल क्षेत्र के रूप में जो है ज़्यादा जाना जाता है। जैसे हम लोगों ने यहाँ चौर और मन पढ़ा, उसी तरह से दक्षिण बिहार में ताल यानी झील को टाल कह करके जो है संबोधित किया गया है। और यह भी एक प्रकार से पानी लगा हुआ जो क्षेत्र होता है उसको टाल
टाल क्षेत्र कह करके संबोधित किया जाता है। तो दक्षिण बिहार में जो पानी वाला हिस्सा मिलेगा उसको टाल कहेंगे, और जो उत्तर बिहार में होगा वो चौड़ या मन के रूप में जो है वो जाना जाता है। तो आपने उत्तर बिहार के मैदान और दक्षिण बिहार के मैदान के कुछ बेसिक डिफरेंस आपने समझे। अब आते हैं हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि ये जो चैप्टर्स हमने पढ़े, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने बिहार के भौतिक विभाजन के संदर्भ में पढ़ा, उससे विगत वर्षों में बीपीएससी में कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं और उसके आंसर्स क्या हो सकते हैं उस पर डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, बिहार के निम्न जिलों में से किस जिले में पीडमोंट स्वैम्प मिट्टी पाई जाती है। ये मिट्टी हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें भी पढ़ने को मिलेगा, लेकिन ये पीडमोंट्स जो है ये पर्वतीय मिट्टी के रूप में जाने जाते हैं। तो जैसे ही ये ऑप्शन आता है तो आपके सामने है मधुबनी, भागलपुर, पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, इनमें से कोई नहीं। तो जैसे ही आपने देखा कि ये पर्वतीय क्षेत्र वाला होगा तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, पश्चिमी चंपारण हो जाएगा, बिकॉज पश्चिमी चंपारण के ही सेंटर में हमारा जो है पर्वतपादीय मिट्टी या पर्वतीय क्षेत्र जिसे सुमेश्वर श्रेणी हम कहते हैं वो देखने को मिलता है। ये लास्ट 66 बीपीएससी में पूछा गया था। 65 बीपीएससी में आते हैं। यहाँ भी एक क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला सबसे घने पतझड़ वाले वनों से सजा हुआ है। तो आपको यह जानकारी होनी चाहिए कि अगर हम बिहार का मैप लेते हैं तो बिहार के इस कॉर्नर वाले हिस्से में जहाँ पर्वतीय क्षेत्र है यहाँ घना वन है। इस घने वन में ही वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व है और बिहार का सबसे बड़ा पतझड़ वन और इकलौता रिजर्व क्षेत्र जो कि टाइगर रिजर्व के रूप में प्रसिद्ध है वो यही है। तो यानी पतझड़ वन से घिरा हुआ वन क्षेत्र कहाँ है, तो यही पर्वतीय इलाका जिसे हम लोग वाल्मीकि नगर क्षेत्र के रूप में जानते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, पश्चिमी चंपारण, जहां पर ये स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। तीसरा प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवार भू-स्तरीय रचना वाला नहीं है। अभी हम लोगों ने एक मैप देखा था जिसमें हम लोगों ने पढ़ा कि धारवार श्रेणी में कौन कौन से पठारी इलाके हैं जो किन किन जिलों में पाए जाते हैं। इसके अलावा विंध्य वाला कहाँ पाया जाता है, टर्सरी वाला कहाँ पाया जाता है। तो हम लोग यहाँ धारवार वाला पढ़ने आते हैं। तो हमने पढ़ा था कि दक्षिण बिहार का जो हिस्सा है, इस दक्षिण बिहार में अगर देखें तो 2 जिले हैं जिनको छोड़ दें तो बाकी सभी में धारवार पाए जाएंगे। और वो जो 2 जिले कौन से छोड़ने थे, इसमें छोड़ने थे कैमूर और रोहतास। ये अगर हम छोड़ देते हैं तो इनके अलावा जितने भी हैं वो धारवार वाले ही हैं। तो इसमें से कौन धारवार वाला नहीं है, तो नहीं है जैसे ही पूछेगा तो मुंगेर में है, जमुई में है, नवादा में है। नहीं है तो कहाँ है, तो वो रोहतास है, क्योंकि रोहतास में कौन सा है, तो विंध्य है। वहां पे जो चट्टाने हैं वो विंध्य चट्टाने हैं, ना कि धरवार क्रम की चट्टाने हैं। तो काफी आसान हो जाएगा अगर आप इस पॉइंट्स को समझ लेंगे तो क्वेश्चन को बनाना। नेक्स्ट आते हैं जो कि 65 बीपीएससी में ही पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा बिहार के भूगर्भीय इतिहास में सबसे नवीनतम है। यानी जो बिहार की रचना हुई उसमें सबसे लेटेस्ट में कौन तैयार हुआ है। अभी हम लोगों ने उस पर भी चर्चा की। दक्षिण पूर्व का धारवार शैल, यानी जो सबसे नीचे हमने अभी पढ़ा धारवार चट्टाने, पठारी भाग, बिहार का मैदान और दक्षिण पश्चिम का विंध्य शैल। तो इसका सही उत्तर क्या है, सबसे लेटेस्ट है बिहार का मैदान, क्योंकि मैंने बताया था कि मैदानों का निर्माण जो है वो सबसे लास्ट में होता है और सबसे नवीन होता है, क्योंकि ये निरंतर बनते रहते हैं। इसमें अभी भी बनने की प्रक्रिया जारी होती है। जब नदियां आती हैं, नदियां गुजरती है तो अपने साथ मिट्टी छोड़ती है और वो मिट्टी छोड़ने से उस मैदान का निर्माण होते रहता है। तो सबसे लेटेस्ट और सबसे नवीन जो है वो कौन है, बिहार का मैदान है। 5वें क्वेश्चन की ओर आते हैं। 5वां क्वेश्चन है हमारा, पुरानी जलोढ़ मिट्टी का भंडार बिहार के निम्न में से किस क्षेत्र में पाई जाती है। अब ये क्वेश्चन मिट्टी से भी संबंधित है, लेकिन यहाँ पे हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि इसके ऑप्शन में ट्रिक छुपा हुआ है। ऑप्शन है आपका पटना, गया, पूर्णिया, पटना, दरभंगा, पूर्णिया। मैंने अभी बताया कि जो उत्तर बिहार का क्षेत्र है वो मुख्य रूप से खादर मिट्टी के लिए प्रचलित है और दक्षिण बिहार का जो क्षेत्र है वो मुख्य रूप से बांगर के लिए प्रसिद्ध है। आपका क्वेश्चन किससे है, पुरानी जलोढ़ यानी बांगर मिट्टी से। तो यानी इसके जो जिले होंगे वो कौन से होंगे, दक्षिण बिहार वाले जिले होंगे। और अगर इसमें से आप पूर्णिया देख रहे हैं, उत्तर बिहार, पूर्णिया देख रहे हैं, उत्तर बिहार, दरभंगा देख रहे हैं, पूर्णिया देख रहे हैं, उत्तर बिहार, तो यानी 3 ऑप्शन आपके आसानी से कट गए।
पटना और गया ये एक ही ऐसा विकल्प है जिसमें दोनों ही दक्षिण बिहार के जिले दिए गए हैं, इसलिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? पटना और गया क्षेत्र में मुख्य रूप से जलोढ़ की पुरानी मिट्टी पाई जाती है। तो बहुत आसान है, अगर आप इसके पैटर्न को अगर समझ गए हैं तो ऑप्शन के सहारे भी आप अपने सही उत्तर को चुन सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं, जो कि हमारा 64th बीपीएससी में पूछा गया है। बिहार के निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है? यानी भूतात्विक यानी निर्माण की दृष्टि से सबसे पहले कौन बना था? ऑप्शंस के आधार पे आप आसानी से चुन पाएंगे। रोहतास का पठार, उत्तर पश्चिम की पहाड़ियां यानी जो हिमालय का क्षेत्र था, तीसरा है खड़गपुर की पहाड़ियां और चौथा है उत्तर का गंगा मैदान। तो मैंने अभी आपको क्रम से बताया था कि जो हमारा बिहार हिस्सा है, इस बिहार का ये वाला हिस्सा सबसे पुराना, ये वाला हिस्सा दूसरे नंबर पे, ये वाला हिस्सा तीसरे नंबर पे और मैक्सिमम हिस्सा जो है वो चौथे नंबर पे है। तो इसमें से आप सोचिए कि इस वाले में कौन है? तो इस वाले में है खड़गपुर की पहाड़ियां। तो इसलिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? खड़गपुर की पहाड़ियां होगा, जो कि सबसे प्राचीनतम स्थलाकृति है बिहार का और भूतात्विक दृष्टि से सबसे पुराना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं, जो कि हमारा 64th बीपीएससी में पूछा गया था। बिहार का अधिकांश भाग आच्छादित है, यानी बिहार का मैक्सिमम एरिया किसके अंतर्गत आता है? ऑप्शन है पहाड़ी मिट्टी के अंतर्गत, कछारी मिट्टी के अंतर्गत, रेगुर मिट्टी के अंतर्गत या तराई मिट्टी के अंतर्गत। पहाड़ी मिट्टी जो पहाड़ क्षेत्र में पाए जाते हैं, जिसको पर्वत पादीय मिट्टी भी कहते हैं, ये हिमालयन एरिया की मिट्टी को कहा जाता है। तराई मिट्टी कहा जाता है, जो कि हिमालय की श्रेणी के नीचे पास वाले हिस्से में जो पाया जाता है उसको तराई मिट्टी कहते हैं। कछारी मिट्टी जो होता है ये मुख्य रूप से दक्षिण बिहार के कुछ हिस्सों में पाया जाता है, बलुई टाइप की मिट्टी होती है। रेगुर मिट्टी जो होती है वो बलुई टाइप की होती है, जबकि कछारी मिट्टी जो होती है इसी को हम लोग जलोढ़ मिट्टी भी कहते हैं, जो कि नदियों के बहाव के दौरान निर्मित होता है। तो यानी क्वेश्चन पूछा गया कि बिहार में सबसे बड़ा हिस्सा किस मिट्टी का है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? कछारी मिट्टी। क्योंकि ये ऑप्शन अगर आप इसके इंग्लिश वाले ऑप्शन को पढ़ेंगे तो वहां पे आपको जो जलोढ़ मिट्टी का इंग्लिश होता है एलुवियल सॉइल वही लिखा हुआ मिल जाएगा। तो यानी ऐसे क्वेश्चन में जहां आपको हिंदी के ऑप्शन नहीं समझ में आ रहे हैं, वहां पे आप इंग्लिश के ऑप्शंस को पढ़ेंगे तो आप आसानी से अपने आंसर को चूज कर पाएंगे। तो इसका सही उत्तर क्या हो गया? कछारी। और ये बस आप अपने बिहार के भौतिक विवरणी को अगर अच्छे से समझ लेते हैं तो उसी समझ के आधार पर इस क्वेश्चन को आप बनाने में सफल हो सकते हैं। इसके लिए बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, जो 63rd बीपीएससी में पूछा गया था। कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? अभी हम लोगों ने पढ़ा, दिमाग में लेके आइए बिहार का मैप। बिहार में हमने पढ़ा कैमूर और रोहतास क्षेत्र, जहां की विंध्य श्रेणी की पहाड़ियां हैं। ऑप्शन है तांबा के लिए फेमस है, चूना पत्थर के लिए फेमस है, लिथियम के लिए फेमस है, बॉक्साइट के लिए फेमस है। मैंने अभी बताया था कि ये जो हिस्सा है जहां पर पठार है विंध्य श्रेणी की, ये मुख्य रूप से किसके लिए फेमस है? चूना पत्थर के लिए फेमस है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? चूना पत्थर वाला आंसर। आसानी से आप इसे बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, जो कि हमने 60 से 62वीं बीपीएससी से लिया है। इससे पीछे भी अगर हम बीपीएससी के क्वेश्चंस में जाएंगे तो डेफिनेटली हमारे इस भौतिक विवरणी से संबंधित चैप्टर से मिल जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित भू आकृतियों में किसके द्वारा बिहार राज्य का उत्तर पश्चिमी भाग घिरा हुआ है? बिहार राज्य का उत्तर पश्चिमी भाग, जैसे ही बिहार राज्य उत्तर पश्चिम का मतलब ये उत्तर ये पश्चिम, तो ये उत्तर पश्चिम यानी ये वाला हिस्सा पूछ रहे हैं। तो पूछ रहा है कि बिहार राज्य का उत्तर पश्चिम हिस्सा किससे घिरा हुआ है? ऑप्शन है सोमेश्वर की पहाड़ी श्रेणी से, कैमूर के पठार से, नवादा की पहाड़ी से, राजगीर की पहाड़ी से। अब आइए हम लोग देखते हैं कौन कहाँ है। कैमूर का पठार यहाँ है, नवादा यहाँ है, राजगीर यहाँ है। तो नवादा और राजगीर तो पास में है, कैमूर यहाँ है
और तो बच गया कौन? सोमेश्वर पहाड़ी, जो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि इसे सोमेश्वर भी कहते हैं। यह हिमालयन श्रेणी का हिस्सा है, तो यहाँ पे कौन होगा? यहाँ पे डेफिनेटली होगा सोमेश्वर की पहाड़ी, यानी उत्तर पश्चिमी भाग से घिरा हुआ। तो इस चैप्टर से प्रति वर्ष बीपीएससी में आपने देखा कि 60 से 62वीं से लेके 66वीं तक प्रति वर्ष एक से एक चैप्टर से एक या दो क्वेश्चन निश्चित रूप से पूछे गए हैं, यानी इंपॉर्टेंट है। तो आप इसको अच्छे से समझ लीजिए। आपने अगर कोई नोट्स बनाया होगा तो उसको थ्रू आप पढ़ भी लीजिए, नहीं तो इसको एक नोट्स के रूप में बना लीजिए। इसके अलावा ये पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल एडुटेरिया टेस्ट सीरीज पे भी सर्च कर दिया जाएगा और वहां से आप इसको सर्च करके ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे हम लोग इसको डाल देंगे, आप उसे डाउनलोड करके रख सकते हैं ताकि एग्जाम से पहले एक दो बार रिवीजन आप कर लेंगे। तो वीडियो का एक दो बार रिवीजन कर लीजिएगा। कैसा लगा आज का वीडियो जरूर बताइएगा, ताकि हम लोग आगे भी बेहतर से बेहतर वीडियो आपके लिए लेके आते रहे। इसके दौरान अभी हम लोग चल रहे हैं बिहार सीरीज में और उसके बाद आएंगे हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड अदर सब्जेक्ट्स पे। तो उम्मीद करेंगे कि ये श्रृंखला आपको मजेदार लग रही होगी। तो कैसा लग रहा है हम लोग जो चैप्टर्स के साथ क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं उसके बारे में भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ताकि हम लोग कुछ और बेहतर भी कर सके। धन्यवाद एडुटेरिया से जुड़ने के लिए और फॉलो करने के लिए। थैंक यू।